वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कंटिन्यू होने वाला है। तो आज हम अपने थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर में है, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसको समझते हैं अब हम कि इस यूनिट में हमें माइक्रोब्स का क्या यूजेज बताई गई है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे मेन वर्ड से, सीवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो हमें एनसीईआरटी ने बताया है कि इस अगर हम एनसीईआरटी को भी छोड़ो, अगर हम अपनी डेली लाइफ से इसका मीनिंग ढूंढें तो हमें पता है सीवेज क्या होता है। इट्स द वेस्ट मटेरियल। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है हम उसे कलेक्टिवली सीवेज कह देते हैं। तो एनसीईआरटी में इसे बोला है कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज द सीवेज। तो हमें इसको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज अगर हम इसे डायरेक्टली हमारी रिवर्स में छोड़ दें तो इसका हमारे रिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है जो कि काफ़ी हार्मफुल है, विद द एडिशन ऑफ द माइक्रोब्स जो हमारी रिवर को कंटामिनेट कर सकते हैं, और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है इसी के अंदर। तो ये सब चीज़ें, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे डेली लाइफ के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अगर हम गिने, जो हम अपनी कार्स को वॉश करते हैं वो वाटर को भी हम इसी में काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा सीवेज। तो इस पूरी ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे कलेक्टिवली मिलकर सीवेज को, एक टर्म को फुलफिल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी रिवर्स को कंटामिनेट कर देते हैं। तो अब हम अपनी रिवर्स को कंटामिनेट तो नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हमें इन्हें रिवर्स में छोड़ने से पहले ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एसटीपी लॉन्च किया था और इनिशिएट किया था, दैट इज़ इसकी फुल फॉर्म हो गई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। तो ये हमारी जो ट्रीटमेंट प्लान था इसको इनिशिएट करा गया ताकि हम अपनी इस जो हमारा सीवेज है उसको ट्रीट कर पाए। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमने इसको ट्रीट कितने वेज में किया। तो बेसिकली जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान था, अगर हम अपने ट्रीटमेंट प्लान को देखें तो ये यहीं पे कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान को इन्होंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। दैट इज़ प्राइमरी स्टेप था एक हमारे पास और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गई। तो इस ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स थी, 2 स्टेप्स में ट्रीटमेंट थी बेसिकली। तो और फर्स्ट में बहुत इजी है, फर्स्ट वन। तो हम नॉर्मली क्या करते, प्राइमरी में हमारी फिजिकल ट्रीटमेंट हुई थी। फिजिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। ये दोनों वर्ड्स हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो हमें एनसीईआरटी ने पहला बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय इट्स बेसिकली द फिजिकल ट्रीटमेंट, एंड दिस फिजिकल ट्रीटमेंट इज डन इन 2 स्टेप्स। कौन कौन से 2 स्टेप्स हो गए हमारे? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, डेब्रिस यहाँ पर हमारा वेस्ट को ही बोला गया है, तो जो हमारा फ्लोटिंग डेब्रिस है इसकी रिमूवल में हमारा ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है। और सेडिमेंटेशन में हमारा जो भी ग्रिट होता है हम उसे सेडिमेंट करते हैं। दैट इज सेडिमेंटेशन में क्या होता है, टू सेडिमेंट, या फिर हम उसे रिमूव करना किसी भी चीज़ को। तो ग्रिट की रिमूवल के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब ग्रिट में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती है, हमारी सॉइल आ जाती है एंड पेबल्स आ जाते हैं। तो जो हमारे पेबल्स या फिर स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज में वो हम सेडिमेंटेशन से निकालते हैं, और जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, दैट इज़ जो हमारे सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है, हम उसे अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से करते हैं। तो हमारा ये प्राइमरी जो हमारी फिजिकल ट्रीटमेंट थी वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। तो अब इसी में क्या होता है हमारा फाइनल स्टेप कि हम अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। तो इसी में ये होता है कि जो हमारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ही हमारे पास यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्लज क्रिएट होता है।
तो प्राइमरी स्लज क्या हो गया, बेसिकली जो भी ये हमने रिमूव किए हैं ग्रिट, ये एक स्लज फॉर्म करते हैं। तो इसी स्लज में हमारे पास क्या होता है कि तो जो हमारा सेडिमेंट हो गया, अब हमें पता है कि इससे हमें देख के लग रहा है इन दोनों कंपोनेंट्स को कि हमारा जो सेडिमेंट है दैट इज सॉलिड इन नेचर। तो जो भी ये सॉलिड नेचर है हमारा, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर सॉलिड वेस्ट है बेसिकली अगर हम कहें तो, ये प्राइमरी स्लज फॉर्म करते हैं। इसी के साथ जो हमारा सुपरनेटेंट होता है, जो बाकी बचा हुआ हमारा पार्ट है, वो हमारे पास हमारा एफ्लुएंट बनाता है। तो ये जो एफ्लुएंट फॉर्म हुआ है सुपरनेटेंट से, इसी एफ्लुएंट को हम यूज करते हैं हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो जो हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है या फिर जो चीज आगे जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज दिस एफ्लुएंट। तो ये एफ्लुएंट जाता है हमारे पास। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। अभी तक हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ आ गया है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब हमारा ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ये आ चुका है। तो ये प्राइमरी एफ्लुएंट को क्या करते हैं हम इसे अपने एक कंटेनर में डालते हैं। हम इस एफ्लुएंट को कंटेनर में डालते हैं और एजिटेट करते हैं मैकेनिकली एनसीईआरटी ने मेंशन इसीलिए किया है बिकॉज ये जो हमारा प्रोसेस है फिजिकल नहीं है, ये मशीन के थ्रू किया जाता है बिकॉज इट्स वेरी कंबसन प्रोसेस एंड वी नीड टू डू इट क्विकली। तो इसीलिए हमारे प्राइमरी एफ्लुएंट जो है वो कंटेनर में जाता है, कंटेनर में जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद हम इसे फटाफट से ऐसे मैकेनिकली घुमा देते हैं, एजिटेट कर देते हैं, दैट इज मिक्स कर देते हैं। और फिर जब ये मिक्सिंग हो रही होती है, इसी के साथ हमारे पास एरोबिक माइक्रोब्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे एरोबिक माइक्रोब्स फॉर्म हो जाते हैं जब हम ये एजिटेशन कर रहे होते हैं। तो ये एरोबिक माइक्रोब्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि ये हमारा फ्लॉक्स फॉर्म करता है। फ्लॉक्स यहाँ पे इन्होंने हमारी एनसीईआरटी ने हमें ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन दी है, जो कि मोस्टली बच्चे याद नहीं करते हैं फॉर सीबीएसई पर्पस। तो इसीलिए फ्लॉक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इट्स बेसिकली कि जो हमारा मास होता है बैक्टीरिया का विद फंगल फिलामेंट एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको हम फ्लॉक बोलते हैं। तो फ्लॉक्स आर बेसिकली द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया विद द फंगल फिलामेंट्स फॉर्म्स द मैश लाइक स्ट्रक्चर इज द फ्लॉक्स। तो अगर हम अपनी एनसीईआरटी को भी देखेंगे खोल के, तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो हमारा पेज है ये, इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लिखा है कि हमारे ये जो फ्लॉक्स हैं दीज आर दी मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। इट्स ई है। तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा जैसे मैंने लिखा है। तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना या एनसीईआरटी में साइड में कि ये डेफिनेशन ऐसे है, दैट इज मासेस ऑफ बैक्टीरिया प्लस हमारा ये फंगल फिलामेंट इज इक्वल्स टू मैश लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम कह देंगे फ्लॉक्स। तो अगर हम अभी अपना रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक जितना पढ़ा है हमने, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर हमारी ये पेज की प्रिंटिंग, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज या फिर स्मॉल पार्टिकल्स का। इसको हमने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, विच आई हैव टोल्ड यू है। तो फिल्ट्रेशन में क्या था, हमारा फ्लोटिंग डेब्रिस जो था उसको हम एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं। बाकी बचा हुआ जो ग्रिट है दैट इज सॉइल एंड पेबल्स, दैट्स बीइंग रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फिर जो भी सारा सॉलिड है हमारा जो सेटल हो चुका है वो प्राइमरी स्लज फॉर्म करता है, और फिर जो हमारा सुपरनेटेंट है वो एफ्लुएंट फॉर्म कर देगा। तो ये एफ्लुएंट को हम अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाएंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाने के बाद हम इसे लार्ज एरेजन टैंक में लेकर जाएंगे, जो कि हमने बोला कंटेनर में। फिर वहां पे जाके
कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे मैकेनिकली, दैट इज हम इसे कॉन्स्टेंटली घुमाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एरोबिक माइक्रोब्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जब फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, तो इसमें आगे लिखा है कि एरोबिक माइक्रोब्स की फॉर्मेशन के साथ साथ फ्लॉक्स फॉर्म हो जाएंगे। फ्लॉक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो अब हम पढ़ते हैं इसी के आगे की अब प्रोसेस में क्या होता है। सो व्हाट हैपन्स इज कि जब ये हमारा फ्लॉक्स फॉर्म हो गया, अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो अब हम ऑर्गेनिक मैटर को फिजिकली तो रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए अब इस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ये एरोबिक माइक्रोब्स हेल्प करेंगे। तो क्या होता है, ये एरोबिक माइक्रोब, अब हमारा जो एफ्लुएंट है इस टैंक के अंदर, अब इसमें हमारे छोटे 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 माइक्रोब्स भी आ गए हैं एजिटेशन की वजह से। तो ये जो माइक्रोब्स हैं जो इस पूरे सोल्यूशन के अंदर, एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जब ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं ये, तो जो हमारे एफ्लुएंट का बीओडी है, बीओडी की फुल फॉर्म हो गई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये रिड्यूस हो गया। इस बेसिकली अब हम पढ़ते हैं कि आगे बढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। एक तो पहले इतना भारी नाम है ये, पहले ही देख के इसे डर जाते हैं हम लोग। तो डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, अभी इसे बिल्कुल इजी भाषा में समझते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा कंटेनर ले लेते हैं हम, और इसके अंदर हमारे सीवेज का एफ्लुएंट है। अब इस एफ्लुएंट के अंदर कितनी ऑक्सीजन लगेगी, ध्यान से सुनना, कितनी ऑक्सीजन लगेगी, नेम में भी ऑक्सीजन आ रहा है, कितनी ऑक्सीजन लगेगी या फिर कंज्यूम करेगा एक माइक्रोब इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो बीओडी ये बताता है कि कितना गंदा या कितना पोल्यूटेड वाटर है हमने एग्जामिनेशन के लिए लिया है। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर कहलाएगा हमारा। तो इसीलिए हमें अपने बीओडी को रिड्यूस करना है। तो जब तक बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाता हमारा, तब तक वो हमारा एरोबिक माइक्रोब वर्क करता है इस एफ्लुएंट के ऊपर। तो जैसे ही हमारा बीओडी रिड्यूस हो जाता है वाटर का, तो वो एफ्लुएंट को हम अपने आगे सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज कि हमारा बीओडी हो गया है रिड्यूस, बीओडी पूरा रिड्यूस है, पोल्यूटेड वाटर को हमने थोड़ा सा क्लीन कर चुके हैं हम अभी तक अपने। अब क्या होता है कि ये जो बचा हुआ एफ्लुएंट है हमारा, हम इस एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं। अब ये सेटलिंग टैंक क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं कि हमारा ये लास्ट स्टेप है इस पूरे प्रोसीजर का। सेटलिंग टैंक में जाने के बाद क्या होता है कि अब हमें पता है कि इस एफ्लुएंट के साथ हमारे एरोबिक माइक्रोब्स भी आए हैं, जिनकी वजह से हमारा बीओडी डाइजेस्ट हुआ था। अब इनके साथ साथ हमारे फ्लॉक्स भी फॉर्म हुए थे, तो फ्लॉक्स भी आए हैं हमारे। तो क्या होता है, इस सेटलिंग टैंक में जो हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं, हम उन्हें सेडिमेंट करवा देते हैं। दैट इज हम उन्हें धीरे धीरे सेटल होने देते हैं, ताकि हमारा अगला स्टेप जो मेन स्टेप कहलाता है उसमें हमारी हेल्प हो जाए। तो मैंने अपने फर्स्ट इस चैप्टर के लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा जैसे हमने मिल्क और कर्ड का एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने बोला था कि कर्ड का थोड़ा सा इनोक्यूलम डालते हैं मिल्क में ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैंने लिंक में दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे कैन गो एंड क्लिक दैट लिंक टू वॉच दैट लेक्चर। तो वहाँ पे मैंने इनोक्यूलम बताया है। तो हम क्या करते हैं कि इस बैक्टीरियल फ्लॉक के सेडिमेंट होने के बाद अपने इसका छोटा सा पार्ट हम लेते हैं और वापस से इस एरेजन टैंक में डाल देते हैं, ताकि वो हमारे इनोक्यूलम दैट इज स्टार्टर की तरह एक्ट करे फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर या फिर नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोसीजर के लिए। जो हम दूसरा वाटर लेंगे उसके लिए हम अपने इनोक्यूलम को डाल देते हैं लार्ज एरेजन टैंक में। फिर क्या होता है कि हमारा ये हमने ले लिया, बाकी इसका बचा हुआ अदर पार्ट जो है हमारा इस बैक्टीरियल फ्लॉक का, हम उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाल देते हैं।
यहाँ डालने से पहले एक बात और मैं बता दूँ, ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स हमारा सेडिमेंट हुआ है, हम इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। जैसे हमने वहाँ पे प्राइमरी स्लज कहा था जब हमारे ग्रिट और या फिर सॉलिड पार्ट्स को हमने सेडिमेंट करवाया था, तो ये इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, दैट वाज द प्राइमरी स्लज। तो इस एक्टिवेटेड स्लज को हमने डाला एरेजन टैंक में, फिर बाकी बचे हुए पार्ट को हम अपने एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर्स में डाल देते हैं। यहाँ पे जब हम डाल देते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एनारोबिकली जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे इस पूरे प्रोसेस में एरोबिक भी और एनारोबिक माइक्रोब्स भी ग्रो हुए। तो यहाँ पे हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो बाकी बचा हुआ बैक्टीरियल या फिर फंगल कोई भी कंपोनेंट बचा है वाटर के अंदर, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि एरोबिक माइक्रोब्स नहीं कर पाए थे। तो ये एनारोबिक इन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये वाले माइक्रोब्स। तो जब इनकी डाइजेशन हो जाती है तो इस डाइजेशन के वक्त ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने उसमें मार्क कर लें। तो मैं यहाँ लिखवा लेती हूँ इसे स्टार मार्क करके, कि ये जो हमारी गैसेस हैं वो 3 टाइप की गैसेस करता है प्रोड्यूस, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 गैसेस हमारी प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया। जो ये 3 गैसेस प्रोड्यूस हुई है, ये हमारे नेक्स्ट यूनिट में जो कि हमारा बायोगैस प्रोडक्शन होगा उसमें यूज़ किया जाएगा, वो मैं वहाँ पे बताऊँगी आपको। तो ये हमारा बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस करी गैसेस प्रोड्यूस हो गई अब हमारी। अब बायोगैस में जब ये यूज़ हो जाती है तो ये इनफ्लेमेबल गैस होती है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये लिखना यहाँ पे कि ये एक इनफ्लेमेबल गैसेस होती हैं। ये था हमारा गैसेस का फाइनल स्टेप। फिर क्या कि बचा हुआ हमारा एफ्लुएंट है वो रिवर्स में हम लोग अपने छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एफ्लुएंट अब हमारा क्लीन हो चुका है। कि इसमें जो हमारे एनारोबिक माइक्रोब्स थे वो डाइजेस्ट करे हैं उन्होंने, इसका बैक्टीरिया और फंगल कंपोनेंट्स एरोबिक ने करे हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था हमारा ट्रीटमेंट का। दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसीजर समझ आया होगा। एंड अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट। एंड सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाकी जो वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं आप लोग उन्हें रिवाइज करें, एंड मैं नेक्स्ट यूनिट में आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू गाइज।